मित्रों, नमस्कार। आपका इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम भारतीय प्राचीन इतिहास का जो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है उसकी प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। तो ये वीडियो आपको यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और साझा करें। और इस वीडियो को जो छात्र कंपटीशन एग्जाम की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो छात्र इस वीडियो को जरूर देखें, चाहे वह सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, चाहे वह राजस्थान लेवल का एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो आइए हम चलते हैं इस प्रश्नोत्तरी की ओर। तो हम प्रतिदिन इस पार्ट से हम प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, तो आप जरूर देखिए मित्रों, ये सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय प्राचीन इतिहास, भारतीय जो प्राचीन इतिहास था, प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले का जो पार्ट हम पढ़ते हैं वह पाषाण काल पढ़ते हैं। पाषाण काल के बाद में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का जो पार्ट आता है, ये हम सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट आपके सामने प्रश्नोत्तरी आज लेके आ गए। तो देखिए मित्रों, आज का पहला प्रश्न। मित्रों देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से, कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसमें लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और एक कॉपी और पेन लेके नोटबुक लेके बैठ जाइए और नोट्स बना लीजिए ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। और इनकी जो थ्योरी है वो भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो प्रश्न है, तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है। नदी के बारे में पूछा है कि लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, लोथल कहां पे पड़ता है बड़ा, गुजरात में पड़ता है। ये भी ध्यान रखिए, गुजरात में है। इसमें क्या है, गोदी, गोदी क्षेत्र एक नहर से जुड़ा है। गोदी किसे कहते हैं, जहां पे जहाजों के ठहरने का स्थान होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है मित्रों, गोदी वाड़ा कहा जाता है। तो जो लोथल स्थल है किस नदी के किनारे है, ये प्रश्न पूछा गया। तो हमारे पास में जो पहला ऑप्शन है चित्रा नदी, दूसरा ऑप्शन है भारवी नदी, और तीसरा ऑप्शन है भोगवा नदी, और चौथा ऑप्शन है चक्रा नदी। तो मित्रों नोट भी करते जाइए और साथ साथ में आंसर भी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, भोगवा नदी। जो लोथल जो प्राचीन जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये कौन सी नदी स्थल पे है, भोगवा नदी पे। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृद भांड प्रकार के अंतरिम रूप से पहचानी जाती है। इसमें ये पूछा है, क्या पूछा है कि उत्तर हड़प्पा काल की, हड़प्पा काल के तीन स्थल थे, एक पूर्वी हड़प्पा, एक मध्य हड़प्पा, एक उत्तरी हड़प्पा। अब देखो उत्तरी हड़प्पा काल की, जैसे ही हड़प्पा काल का विनाश हो रहा था उस समय की बात करें, उस समय कौन से जो मृद भांड है तो वह मृद भांड हमें मिले हैं उत्तरी हड़प्पा काल के। तो हमारे सामने मित्रों चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर एक उत्तरी काली पॉलिसी वाले मृद भांड, दूसरे है चित्रित दूसर मृद भांड, और तीसरा दे रखा है गेरू वर्णी मर्द भांड, और चौथा दे रखा है छोटी मर्द भांड। मित्रों आंसर दीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए, तो प्रश्न नंबर 2 है, इसका जो राइट आंसर होगा गेरुवणी मर्दबान, गेरुवणी मर्दबान। हम आपको इस प्रश्नों के चित्रों की सहायता से भी हम आपको बताएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, जरूर देखिए। तो पहले का ऑप्शन क्या है, जो लोथल स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है मित्रों, भोगवा नदी के किनारे है। और जो दूसरा प्रश्न था हमारा, उत्तर हड़प्पा काल में कौन से मर्द भांड पाए गए खुदाई के समय,
तो वह है गेरुवाणी। देखिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं हम। ये देखिए व्याख्या, देखो गुजरात की खंबात की खाड़ी में जो हमारा पहला प्रश्न था, गोदी के बारे में पूछा गया था, लोथल, जो लोथल कहाँ पे है वर्तमान में, गुजरात में है। तो लोथल कहाँ पे है वर्तमान में मित्रों, गुजरात में है। और खंबात की खाड़ी में सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल की खोज कब की गई थी, 1957 में। कब की गई थी मित्रों, 1957 में। और किसके द्वारा की गई थी, एस आर राव के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, एस आर राव के द्वारा की गई थी। देखो लोथल भोगवा नदी तट पे, कौन सी नदी तट पे है मित्रों, ध्यान रखिए, लोथल भोगवा नदी तट पे। देखो लोथल के पूर्व भाग में, लोथल है स्थल, इसके पूर्व भाग में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे वह दो भागों में हुआ, एक तो पूर्वी भाग, एक होता था पश्चिमी भाग। जो पूर्वी भाग था वह दुर्गीकृत होता था, राजाशाही, जहां पे राजा निवास करते थे, और पूर्वी भाग में आम जनता ही निवास करती थी। अब इसमें यह दे रखा है कि लोथल का जो पूर्वी भाग है, जहां पे आम जनता निवास करती थी, वहां पे गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। देखो ये चित्र दे रखा है इस प्रकार से, एक गोदीवाड़ा है। देखो ये पूर्वी ऐसा नगर है, इसमें ये दे रखा है ना, वहां पे। और यहाँ पे जो नदी है, देखो यहाँ पे नाव भी बनी हुई है। ये साक्ष्य, ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले हैं हमारी प्राचीन सभ्यता। आज भी हम उन सभ्यताओं से इसे प्रेरणा लेके आज का जो निर्माण कार्य जो चल रहा है, यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यताओं से प्रेरणा के अनुसार ही कार्य चल रहा है। अब देखो जिसका आकार कितना है, जिसका आकार 218 इंटू 36 मीटर, इतना बड़ा आकार का क्या मिला है, गोदीवाड़ा। जहां पे क्या कहा जाता था, जहां पे कहा जाता है कि मेसोपोटामिया है, वहां पे क्या व्यापार होता था, व्यापार, व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे देखो 218 इंटू 36 मीटर तथा उसकी चौड़ाई थी 3.30 मीटर की, इतना लंबा और चौड़ा नगर। गोदी की उत्तरी दीवार में, गोदी की जो उत्तरी दीवार थी वहां 12 मीटर चौड़ा एक दीवार था, जिसे जहाज आते और जाते, जहाज आने और जाने के क्या था भाई, रास्ता भी मिला है। कितना मीटर चौड़ा मिला है, तो 12 मीटर चौड़ा रास्ता भी है। और दक्षिणी दीवार में अतिरिक्त जल निकासी के लिए निकास द्वार भी होते थे। यदि कहीं बाढ़ आ जाती थी या पानी अधिक भर जाता था इस नदी में, तो जल निकासी के लिए दक्षिणी दीवार पे क्या बने हुए थे, निकास के द्वार भी बना दिए गए। आगे देखिए, भोगवा नदी के द्वारा यह गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जोड़ा गया, एक नहर के द्वारा इस क्षेत्र को अलग से जोड़ दिया गया था। ये ऊपर देखिए, ये भोगवा नदी इधर से जा रही है और यहां से एक नहर लाके और इसे गोदीवाड़ा को जोड़ दिया गया है। तो ध्यान रखिए मित्रों इस प्रश्न के बारे में कि जो लोथल है वह कहां पे है वर्तमान में, गुजरात में मिला है खुदाई के समय। और इसकी जो सर्वप्रथम खुदाई की गई थी तो 1957 में एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। और कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न था कि गेरुआनी मर्द। अब इसमें यह देखिए कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो पूर्वी स्थल है ये आलमगीरपुर आता है, यूपी में पड़ता है। इसका दायमाबाद है, और इसका जो उत्तरी स्थल है वो मांडा जम्मू कश्मीर में है। और इसका सबसे पश्चिमी स्थल है ये कहां पे है, ये सुक्का गंडोर पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए जो दूसरा प्रश्न था, उत्तरी हड़प्पा काल में जो खुदाई के समय मर्द भांड प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के थे। तो देखिए गेरुवर्णी मर्द भांड उत्तर हड़प्पा काल के ताम्र निधि संस्कृति के अंतिम रूप से पहचाना जा सकता है। तो देखिए ये देखो ये है गेरुवर्णी, ये ध्यान रखिए। अब ये है काली पॉलिसी वाले मर्द भांड है। तो मित्रों ये काली पॉलिसी वाले मर्द भांड इस काल के माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए मित्रों, ये मौर्य काल, इस काल में मौर्य काल। अब इससे पहले ये चित्रित धूसर मर्द भांड है, जहां
पे कुछ ऐसे मर्द भांड मिले हैं, इसके ऊपर क्या थे भाई, चित्र अंकित थे। यह माना जाता है वैदिक काल। कौन से काल के? वैदिक काल के मर्द भांड माने जाते। तो मित्रों ये भी ध्यान रखिए कि कौन से मर्द भांड थे, वह किस काल के थे, किस समय के थे। जो हड़प्पा काल के मर्द भांड माने जाते हैं वह कौन से थे? गेरुवर्णी मर्द भांड, जो उत्तर हड़प्पा काल में। इसके बाद में जो काली पॉलिसी वाले मर्द भांड है, मौर्य या मौर्योत्तर काल के आए हैं। इसके बाद में खुदाई के समय वैदिक काल में जो मर्द भांड है, चित्र धूसर मर्द भांड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। इतने अच्छे क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। कुछ पशु दिए गए हैं, कुछ पशुओं के नाम दिए गए हैं। इसमें हमें क्या करना है? विचार करके ये प्रश्न बताना है कि किन पशुओं की आकृतियां सिंधु सभ्यताओं की मुद्रा पे मिली गई। तो देखो, साक्ष्य किस प्रकार मिली सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें कहां से मिली? खुदाई के समय, या तो नरकंकाल मिल गई, या मनके मिल गई, या कोई मोहरे मिल गई। इस प्रकार ही सिंधु घाटी सभ्यता की हमें जानकारी मिलती है। देखो, सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यताओं की जानकारी कहां से मिलती है? मुद्राओं से मिलती है। मुद्राओं पे अंकित कोई भी चित्र है, या कोई भी मुद्रा हो गई, या कोई भी पशु पक्षियों के चित्र हो गए। इन पशु पक्षियों के चित्रों के आधार पर ये अनुमान लगा सकते हैं हम, केवल माना जा सकता है मित्रों कि ये सभ्यता में ये लोग इन पशुओं से संबंधित जानकारी थी या नहीं थी, या इनके बारे में जानते थे, इन वस्तुओं का प्रयोग करते थे। इन सभी के बारे में केवल हमें जानकारी जो मिलती है, या नरकंकाल के बारे में, या मुद्राओं के बारे में। मुद्राओं पर जो चित्र अंकित है उसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ के जो निवासी लोग थे या व्यापार करते थे, व्यापार में समृद्ध थे या नहीं थे, किस प्रकार का व्यापार करते थे, और किन किन देशों से व्यापार करते थे। इनकी जानकारी हमें जो मिलती है वह मुद्रा पर अंकित चित्रों से मिलती है। तो देखो, बेल दे रखा है, हाथी दे रखा है, और गेंडा भी दे रखा है। देखो, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों मिले हैं। केवल 1 व 2 दोनों मिले हैं। केवल एक बेल मिला है, या केवल 2 और 3, या हाथी और गेंडा मिला है। जो सैंधव काल में खुदाई के समय हमें जो मुद्राएं मिली है, सबसे ज्यादा मुद्राएं मित्रों ये भी ध्यान रखिए कि मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो, ये देखो, ये सिंधु नदी के तट पे है। कौन सी नदी तट पे है? सिंधु नदी के दाएं तट पे है, दाएं तट पे। ये भी एक बड़ी विशेषता है कि मोहनजोदड़ो जो स्थल है वह सिंधु नदी के दाएं तट पे है, और अधिकतर जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए वह सभी नदियों के बाएं तट पे मिले हैं। तो यह भी सबसे बड़ी विशेषता है, और इनकी खोज 1922 में। आगे हम इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे जानकारी आगे। देखो, हम मुद्राओं के बारे में बात की है, तो बेल, हाथी और गेंडा कौन सा पशु है अंकित नहीं था, ये इसमें ये पूछा है, या कौन सा पशु अंकित था ये भी हमें जानकारी है। इसमें ये पूछा है कि कौन सा पशु है जो आकृतियां हैं पशुओं की वह मुद्राओं पे हमें मिली। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर 1। तो आप है ना नोटबुक में नोट भी करते जाइए, साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए कि कौन सा आंसर राइट है, कौन सा राइट नहीं है। ये देखिए, इसका 1, 2 और 3 बेल भी मिला है, हाथी भी मिला है, और गेंडा भी मिला है। तो देखो, बेल के बारे में, जिसे हम वर्षक भी बोलते हैं, तो बेल तो सबसे ज्यादा जो मुद्रा पे जो आकृतियां मिली है वो किसकी मिली है? बेल की मिली है। एक श्रृंगी बेल, केवल एक सींग का बेल मिला है, जिसे एक श्रृंगी बेल बोलते हैं। और हाथी और गेंडा जैसे जैसे मयूर हो गया, हाथी हो गया, घड़ियाल हो गया, हिरण हो गया, बहुत सारी आकृतियां सिंधु घाटी सभ्यताओं की मुद्रा पे हमें प्राप्त होती है। देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु की आकृतियां मिलती है। सबसे ज्यादा खुदाई के समय जितने भी जो भी मुद्राएं मिली है हमें,
उन मुद्राओं में अधिकतर जो मुद्राएं होती है उन मुद्राओं पर क्या मिला है? एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु की आकृतियां मिली है। एक श्रृंगी पशु की आकृतियों के अतिरिक्त देखो बेल भी मिला है, हाथी भी मिला है, बाघ भी मिला है, भैंसा भी मिला है, गेंडा भी मिला है और कछुआ भी मिला है। हिरण, घड़ियाल, बंदर, बकरा, खरगोश आदि की आकृतियां और मयूर की आकृतियां भी, बहुत प्रकार की पशु पक्षियों की भी आकृतियां मिली है। देखो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर गाय एवं घोड़े की आकृतियां नहीं मिली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, इसको नोट कर लीजिए, इसके 5 स्टार लगा लीजिए। कितने स्टार लगा लीजिए? 5 स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे, तो हमें ध्यान में रखना है गाय और घोड़े से। तो ये भी बहुत बड़ी संशय की बात है कि बैल से परिचित थे, तो बेल आया कहां से? तो मित्रों ध्यान रखिए, जो मुद्राएं मिली है ना, उस मुद्राओं पे कहीं पर भी गाय का उल्लेख नहीं है, कहीं पर भी गाय का चित्र नहीं है और कहीं भी घोड़े का चित्र नहीं है, बल्कि घोड़े के जो अस्थि पंजर है वह सुरकोटड़ा गुजरात से मिले हैं। फिर भी क्या है, इतिहासकारों ने या पुरातात्विक वेताओं ने यह नहीं माना है कि घोड़े से परिचित थे, क्योंकि जो जितनी भी यहाँ पे मुद्राएं खोजी गई है, ये मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं पे क्या है, न तो घोड़े के चिन्ह मिले हैं और न ही गाय के चिन्ह मिले हैं, जिसके कारण ये माना जा सकता है मित्रों केवल कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग न तो गाय से परिचित थे और न ही घोड़े से परिचित थे, न ही गाय से परिचित थे, न ही घोड़े से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ऐसी आकृतियां सबसे ज्यादा जो मुद्राएं मिली है एक श्रृंगी, मतलब एक सींग वाले पशु की जो आकृतियां हैं ये मिली है। इसके अलावा जो हाथी है, इसके अलावा गेंडा है, इसके अलावा कछुआ है, इसके अलावा भैंसा है, बेल है और भेड़िया है और खरगोश है। इसके अलावा बहुत सारे पशु भी या बहुत सारे पक्षी भी इन मुद्राओं पे मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ है। धोलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही? दो कथन दे रखे हमें, इन दो कथनों में से पहला जो कथन है मोहनजोदड़ो के आवास के बारे में है, जो दूसरा कथन है वह दूसरा कथन दे रखा है धोलावीरा के आवास निर्माण के बारे में है कि वो लोग किस प्रकार के आवास बनाते थे या आवास बनाने में चूना पत्थर का यूज लेते थे या नहीं लेते थे। देखो मोहनजोदड़ो में तो यह दे रखा है कि चूना गारा का प्रयोग किया नहीं गया था, ये दे रखा है। दूसरों में धोलावीरा में जो आवास का जो निर्माण है उसमें जो साक्ष्य मिले हैं क्या पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ था। तो ये ऐसा प्रश्न बहुत बार आता है, ऐसे जो फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं या कॉलेज लेक्चरर के जो एग्जाम होते हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, या एसएससी में भी ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछे जा सकते हैं, या आरएस में जो राजस्थान का जो आरएस होता है उसमें भी ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा सकते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, देखो इसका केवल ए है, केवल बी है या एक और दो दोनों है, न तो एक है और न ही दो है। ऐसे प्रश्न फैक्ट वाले प्रश्न है। देखो इसकी जो विकास है वो भवन निर्माण की और उनकी विशेषताएं हैं, जो स्थलों की इन विशेषताओं के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो मित्रों इसका राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, आंसर दीजिए कि कौन सा सही होगा। तो मित्रों इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा होगा? न तो एक है और न ही क्या है, दो है। मित्रों ध्यान रखिए कि न तो एक है न ही क्या है, दो है। कौन सा भी सही नहीं है इनमें से। देखो मोहनजोदड़ो से आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ, बिल्कुल गलत बात है मित्रों। कि मोहनजोदड़ो के जो आवास निर्माण थे, सबसे बड़ा शहर माना जाता है मोहनजोदड़ो, कौन सी नदी तट पे है? ये सिंधु नदी तट पे है। की खोज
कब हुई थी? 22 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। और इसके निर्माण में चूना पत्थर का भी प्रयोग हुआ है, चूनागारा का। देखो धोलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये भी क्या बेटा गलत है मित्रों। क्योंकि देखो धोलावीरा तो एक ऐसा स्थल है कि जो नगर थे वह तो सभी नगर दो भागों में विभाजित थे, जबकि धोलावीरा जो नगर था वह 3 भागों में विभाजित मिला है। कितने भागों में मिला है? 3 भागों में। देखो एक तो पूर्वी होता था, पूर्वी भाग, एक होता था पश्चिमी भाग। और धोलावीरा में जो साक्ष्य मिले हैं खुदाई के समय, तो ये माना जा सकता है कि एक पूर्वी नगर था और एक पश्चिमी नगर था और एक मध्यमी नगर था। कि धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था, जबकि जो मध्य नगर और जो पश्चिमी नगर था वह क्या था? दुर्गीकृत था। क्या था? दुर्गीकृत था, क्योंकि जो घेरा था चारों ओर से दुर्ग से घिरा हुआ था, दीवार बनी हुई थी। तो देखो इसमें क्या है कि कभी पत्थर का प्रयोग, देखो धोलावीरा का एक सबसे बड़ी ये विशेषता है कि एक साइन बोर्ड मिला है। क्या मिला है मित्रों? साइन बोर्ड मिला है। अब देखो वो साइन बोर्ड किसका बना हुआ था? पत्थर का बना हुआ था। किसका बना हुआ था मित्रों? पत्थर का बना हुआ था। कि अधिकतर जो औजार थे, अधिकतर जो मुद्राएं थी, वह किसकी बनी हुई थी? या तो मिट्टी की बनी हुई थी, या शैल खड़ी, एक चिकना पत्थर होता है, मुलायम पत्थर होता है, उसकी मुद्राएं बनी हुई थी। तो यहाँ पे भी देखिए धोलावीरा में किसका प्रयोग हुआ है? पत्थर का प्रयोग हुआ है। कि यहाँ पे साइन बोर्ड मिला है, यहाँ पे 10 चित्र अंकित है। इस पे कितने चित्र अंकित है? 10 चित्र अंकित है। इन 10 चित्रों से ये अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में एक क्या है, ये लोग पत्थर से परिचित थे। एक रूम के बाहर, जैसे आजकल हम लगाते हैं ना कहीं कलेक्टर की ऑफिस है, तो कलेक्टर ऑफिस के बाहर हम लगाते हैं जिला कलेक्टर है, उसी तरह से एक साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड पे क्या है? 10 चित्र है। अब चित्र से ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई राजाशाही का महल है। किंतु आज तक किसी व्यक्तियों ने इस चित्र को या इस चित्रात्मक शैली को अपने चित्रों के रूप में अपने भावों को व्यक्त करते थे वो लोग, किंतु हम पढ़ नहीं पाए इसे। इसलिए तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, न तो 1 है और न ही 2 है। देखिए मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। देखो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला, जिसका क्या अर्थ है? मुर्दों का टीला। सबसे ज्यादा नरकंकाल कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसीलिए इसको क्या कहा गया भाई? मुर्दों का टीला कहा गया। खुदाई के समय जो अधिकतर नरकंकाल मिले हैं, समाधि स्थल मिले हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा कंकाल कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। इसलिए इस स्थल को क्या कहा गया? मुर्दों का टीला। सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। ये कहां पे है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौन से जिले में? लरकाना जिले में पड़ता है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन सर्वप्रथम 22 में आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया भाई? आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया। इसके पश्चात जीएच मेके में 1927 से 31 के बाद, इसके बाद में एम एस वहलर के द्वारा, मार्टिमल वहलर के द्वारा किया गया 30 से 47 के बाद में। इसके बाद में जी एफ डेल्स के द्वारा 64 से 66 में किया गया। अलग अलग बार इसका उत्खनन किया गया। देखिए मित्रों, सर्वप्रथम इसका खोज की गई मोहनजोदड़ो की 1922 में। तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम जो खोजा गया स्थल था वह हड़प्पा था, जिस कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा भाई? हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। और इसका जो सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। ऐसे तो जो माना जाता है कि जो राखीगढ़ी है भारत में हरियाणा में पड़ता है, तो वह इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। परंतु मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जिसकी खुदाई हुई थी सर्वप्रथम 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा। इसके बाद में मेके ने 27-31 में की थी। देखिए मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध भवन था विशाल सनानागार। सबसे बड़ी विशेषता है मोहनजोदड़ो की क्या है? विशाल सनानागार। एक जो राजाशाही महल था
दो भागों में विभाजित था मोहनजोदड़ो। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो पूर्वी भाग, एक था पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में क्या राजाओं का निवास था, राजा निवास करते थे, ये माना जा सकता है केवल। और पूर्वी भाग में आम जनता निवास करती थी, आम जनता निवास करती थी, यह माना जा सकता है। साक्ष्यों के अनुसार पुरातात्विक वेताओं ने यह माना है। अब देखो, पश्चिमी भाग में जो दुर्ग था, उस दुर्ग में एक मध्य भाग में क्या मिला है? एक बड़ा स्नानागार मिला है। क्या मिला है? स्नानागार मिला है। इस स्नानागार को देखो, ये देखो, दक्षिण में और उत्तर में क्या बनी हुई है? सीढ़ियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सीढ़ियां। अब इस स्नानागार में नहाने के लिए किस किस दिशा में सीढ़ियां बनी हुई है? दक्षिण में और उत्तर में सीढ़ियां बनी हुई है। तो यह पश्चिमी भाग में है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे वो दो भागों में विभाजित थे। जो पश्चिमी भाग है उसमें एक स्नानागार बना हुआ है। ये देखो, यहाँ पे मोहनजोदड़ो पड़ता है। इस मानचित्र में देखिए कौन सी नदी की है? सिंधु नदी के केवल दाहिने तट पे। ये स्नानागार की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, ये ध्यान में रखिए। देखो, इसका जो आकार था ये भी देख लीजिए, 11.88 इंटू 7। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। 7.44 इंटू 2 पॉइंट इतना कुछ था, है ना। देखो, 11.88 इतना लंबा और चौड़ा और गहरा था। इतना, ये इतना बड़ा स्नानागार बना था। आजकल बनाते हैं ना, जहाँ पे जाते हैं, शेविंग पूल बोलते हैं जिसे। तो वह प्राचीन समय से ये शेविंग पूल मिला है। और इसके आधार पर ही आज क्या बना रहे हैं? शेविंग पूल बना रहे हैं कि नहाने के लिए। ये देखिए अदर विशेषता। देखो, दुर्ग क्षेत्र में स्थित एक स्नानागार है। किस क्षेत्र में था? दुर्ग क्षेत्र में। भवन भवन ईंट के काम का सुंदर नमूना है। अब देखो, स्नानागार का जो आकार है 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर इंटू 2.43 मीटर गहरा है। कितना मीटर गहरा है? 2.43 मीटर गहरा है। और इसकी लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है? 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है स्नानागार की। ये देखो, ऐसे लंबा है, इस प्रकार से चौड़ा है। और ये गहरा कितना है? 2.43 मीटर गहरा है। तो ये भी, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। स्नानागार के उत्तर दक्षिण में क्या है? सीढ़ियां बनी हुई है। ये उत्तर हो गया, ये देखो, ये उत्तर हो गया, ये नीचे वाला दक्षिण हो गया। दोनों ओर स्नानागार में जाने के लिए क्या बनी हुई है मित्रों? सीढ़ियां भी बनी हुई है। देखो, स्नानागार में जल रिवाज को रोकने के लिए पक्की ईंटों को किनारों से चूने और गारे से जोड़ा गया है। देखो, ये भी देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि स्नानागार में जल रिसाव, कि जो जल होता था स्नानागार में, वह कहीं बाहर ना निकल जाए, उसको रिसाव को रोकने के लिए पक्की ईंटों के किनारे, ईंटें पक्की थी, ये भी ध्यान में रखना है कि स्नानागार में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग है। तो पक्की ईंटों का, ऐसा प्रश्न आएगा आगे मित्रों, ध्यान में रखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, या क्या कभी पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे? तो ध्यान में रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का भी प्रयोग करते थे। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। मोहनजोदड़ो में कभी पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मित्रों, ये भी ध्यान रखिए कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, ये पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। देखो, चूने के गारे से जोड़ा था। अब देखो, ये चूना पत्थर, ये प्रश्न एक पहला आया था ना कि मोहनजोदड़ो में कभी चूना गारा का यूज नहीं हुआ है। तो देखिए, स्नानागार में किसका यूज हुआ है? पक्की ईंटों का भी यूज हुआ है, और साथ साथ में चूना और गारा का भी यूज हुआ है। देखो, भारी और भीतर ईंटों के बीच में क्या बिछा हुआ है? तारकोल की परत लगाई हुई है। तो ये भी ध्यान रखिए, तारकोल एक ऐसी परत लगाई हुई है क्या, जिसे पानी सोखा नहीं जा सके। यह मोहनजोदड़ो की विशेषता, विशाल स्नानागार। अब देखिए धोलावीरा। देखो, गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात का जो कच्छ जिला है, धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। ये ध्यान रखिए मित्रों।
कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। सर्वप्रथम इसकी खोज की थी जगतपति जोशी ने की थी। इसकी फुल फॉर्म है जेपी की जगतपति, जगत है पति जोशी। कब की थी भाई? 1967-68। अब देखो धोलावीरा का जो व्यापक उत्खनन हुआ था 1990-91 में हुआ था, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मित्रों? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। इसकी सबसे बड़ी ये पहचान है कि एक जलाशय मिला है, जल को एकत्रित करने के लिए एक ऐसा जलाशय मिला है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ऐसा कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पे जल को एकत्रित करने का सबसे बड़ा साक्ष्य मिलता है, तो वह कौन सा है? धोलावीरा है। कौन सा है मित्रों? धोलावीरा है। आज भी देखो हमारी सरकारें क्या करती हैं, जलाशय को, जो बारिश का जल है उसको इकट्ठा करने के लिए अलग अलग जगहों पे कहीं बावड़ियां, कहीं कुंड बनवाती है, कहीं डिग्गियां बनवाती है। और आजकल तो देखो किसान भी हैं जो खेती करते हैं, वो अपने खेतों में भी क्या है, बोने के लिए, मूंगफली की फसल बोने के लिए क्या बड़ी बड़ी डिग्गियां बना के तैयार कर लेते हैं। वो डिग्गियों से पानी इकट्ठा करके उसके बाद में उसका क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। इसीलिए ये देखो पहले से ही ये देखो डिग्गियां बनी थी, एक डिग्गी का आकार है ना, किसका है, इसे हम डिग्गी भी बोलते हैं। इसको जलाशय, जलाशय कहा जाता था धोलावीरा में। आज से देखो इतने साल पहले वो लोग इनसे परिचित थे, इस तरह से पानी को इकट्ठा करते थे, ये भी ध्यान रखिए। तो धोलावीरा कहां पे पड़ता है? देखो भचाऊ तालुका में पड़ता है, जो कच्छ का रण है। कौन सा रण है? कच्छ का रण, कच्छ के रण में माना जाता है। ये धोलावीरा कौन सी नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी है? लूणी नदी के किनारे। देखो और देखिए इसकी विशेषता धोलावीरा, हड़प्पा कालीन अन्य दो नगर थे, जो सबसे ज्यादा जो नगर थे दो भागों में विभाजित थे। नगरों में दुर्ग था और निचला नगर था, जो क्या था भाई, जहां पे आम जनताएं निवास करती थी। किंतु धोलावीरा की सबसे बड़ी ये विशेषताएं अभी मैंने बताई थी कि जो धोलावीरा नगर है वह तीन भागों में विभाजित था। एक तो किला है, एक मध्य नगर है, एक निचला नगर है। सबसे बड़ी विशेषता है, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो मित्रों, तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न पे गौर कीजिए और इस पे 10 स्टार लगा लिए मित्रों। ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा नगर है जो तीन भागों में विभाजित है, तो वह कौन सा है? धोलावीरा है। तो कौन सी नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे है। तो ये भी ध्यान रखिए। देखो धोलावीरा में दो भाग आयताकार द्रुकबंदी या प्राचीरों के द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है। जो दो भाग है, एक तो जो मध्य का भाग है और एक जो राजाशाही भाग है, वे दोनों भाग क्या है? दुर्गीकृत है, साथ में प्राचीर से घिरे हुए है। दुर्ग तो है ही है, तो जो दुर्ग है वो केवल मात्र पश्चिमी भाग में, किस भाग में? पश्चिमी भाग में है केवल ध्रुव। जो मध्य भाग है उस मध्य भाग में क्या है? चारों ओर दीवार बनी हुई है, ताकि कोई आक्रमण करने वाला कर ना सके। आजकल देखो प्राचीन जो दुर्ग है, जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे दुर्गीकृत दुर्ग हैं जहां चारों ओर से या तो ऐसे पानी से घिरे हुए होते हैं, या खाई से घिरे हुए होते हैं, या चारों ओर बड़ी बड़ी दीवार बनी हुई होती है सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये भी सोचिए कि वहां के लोग भी लड़ाई दंगा सबसे ज्यादा करते थे, इसलिए अपने दुर्गों को क्या है, या अपने गांव को या अपने शहर को क्या, चार और दीवार से घेर देते थे। देखो व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का एक अनूठा नगर है, मतलब तीन भागों में विभाजित होने के कारण है ये जो धोलावीरा नगर है ये एक अनूठा है। देखो धोलावीरा से सिंधु लिपि के सफेद खड़िया मिट्टी से बना एक 10 बड़े अक्षरों का एक जो शाम पट मिला है, जिसे हम साइन बोर्ड बोलते हैं, एक अभिलेख पट मिला है, ये संभवतः विश्व में प्रथम सूचना पट का प्रमाण है। देखो मित्रों, ये कैसा प्रश्न है कि विश्व में
केवल भारत में नहीं, केवल सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं, केवल विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई है, उन सभ्यताओं में ये धोलावीरा एक अद्भुत स्थल है, अद्भुत स्थल है, एक उल्लेखनीय स्थल है कि यहाँ पे जो सूचना पट ये जो मिला है, इसके ऊपर 10 चित्र अंकित है। ये विश्व में एक प्रथम सूचना पट का प्रमाण मिलता है यहाँ पे। तो मित्रों, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके स्टार लगा लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए मित्रों। ये प्रश्न बहुत बार छपता है एग्जाम में, बहुत बार छपता है। इसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड का। ये देखो जलाशय है, ये अभी मैंने बताया था कि जलाशय, कि जल को इकट्ठा करने के लिए धोलावीरा के लोग क्या करते हैं, जलाशय बनाते थे इस तरह से। आजकल हम भी बनाते हैं ना घरों में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5, कथन दे रखे हैं और दूसरा दे रखा है कारण। ऐसे प्रश्न आईएएस में पूछे जाते हैं, तो ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। ये भी ध्यान रखिए कि हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थी। इसकी बात कर रहे हैं, मेसोपोटामिया की बात करें, मेसोपोटामिया भी एक ही क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक सभ्यताएं मानी जाती हैं जो यूरोप में पड़ती हैं। देखो, मेसोपोटामिया से बहुत सी हड़प्पाई मुद्रा खोज में मिली है। देखो, मेसोपोटामिया में खुदाई के समय जो मुद्राएं मिली हैं वो हड़प्पाई मुद्रा है कुछ। तो क्या कथन और कारण दोनों सही है, क्या स्पष्टीकरण करते हैं? देखो, पहला क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। तीसरा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण करता है। तीसरा, ए सही है परंतु जो आर है क्या है, वो आर गलत है। देखिए, ऐसे प्रश्न जो हमें कथन दे रखा है उसका दूसरा कारण है। देखो, इस कारण के कारण ये कथन जो सत्य है, तो कौन सा सही होगा, दोनों सही होंगे और स्पष्टीकरण भी करता होगा। यदि दोनों चीजें सही है किंतु स्पष्टीकरण, यदि जो कथन है कारण का स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो ये क्या स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो दो सही होगा। केवल ए गलत है और आर सही है तो एक होगा। ऐसे प्रश्न आईएएस में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न सेकंड ग्रेड में बहुत सारे पूछे जाते हैं। आजकल तो चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे सीईटी का हो, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ये महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न है, कथन और कारण निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, ये ध्यान रखिए कि ये सभ्यता के बारे में पूछा है। तो देखो, ये प्रश्न है पहला, जो हड़प्पा जो निवासी थे वह मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं क्या उनके साथ में व्यापारिक संबंध रखते थे, तो बिल्कुल सही है, ये कथन तो सही है बिल्कुल। कारण क्या है, मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पाई मुद्रा खोज में मिली है, तो ये भी सही है। पता कैसे चला व्यापारिक संबंध का, पता इसलिए चला कि जो खुदाई हुई थी मेसोपोटामिया में, उस खुदाई में भारतीय जो हड़प्पा सभ्यता है, उस हड़प्पा सभ्यता की कुछ क्या मिली है, मुद्राएं मिली है। उस मुद्राओं पे एक नाम भी अंकित आता है, हाजा। क्या नाम आता है मित्रों, हाजा पक्षी आता है, हाजा पक्षी। तो हाजा पक्षी का मतलब वहां पे ये लिया जाता था कि राष्ट्रीय पक्षी, क्या, कौन सा पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। तो मोर है। कुछ मुद्राएं ऐसी मिली है वहां पे जहां पे किसका चित्र है, मोर का चित्र भी अंकित है वहां पे। इसलिए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित थे, मोर से भी परिचित थे, ऐसा प्रश्न आ सकता है। देखो, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही है और आर क्या करता है, ए का स्पष्टीकरण करता है। क्या करता है, ए का स्पष्टीकरण करता है, क्योंकि जब मुद्राएं मेसोपोटामिया में मिली है तब ये पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं कहां से व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया से व्यापार करते। ये देखिए, ये देखिए मित्रों, ये चित्र है। अब देखो, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, यहां से व्यापार होता था। तो यहां से व्यापार होके ये मेसोपोटामिया है। यहां से देखो, इतनी दूर व्यापार पहले भी होता,
आज नहीं, ये विदेशी व्यापार की जो परंपराएं चली आ रही है वह सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है। ये तो खुदाई के समय प्रमाण मिले हैं, तब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सभ्यताएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये मेसोपोटामिया से क्या करते थे, व्यापार करते थे। और देखो सिंधु घाटी सभ्यता, देखो मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक में अवस्थित एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र है। जो इराक का जो प्राचीन नाम क्या माना जाता है, मेसोपोटामिया है। हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। इस प्रकार क्यों पता चला, क्योंकि मेसोपोटामिया में जो खुदाई हुई थी उस खुदाई में कुछ मुद्राएं मिले हैं। उस मुद्राएं, जो मुद्राएं थी वह कहाँ की थी, सिंधु घाटी सभ्यता के काल की, भारतीय सभ्यता की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ की मुद्राएं कहाँ पे मिली, मेसोपोटामिया में मिली। इसलिए हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि जो यहाँ के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो व्यापार करने कहाँ जाते थे, इस समुद्री मार्ग से कहाँ जाते थे, मेसोपोटामिया जाते थे। और समुद्री मार्ग आपको पता है, लोथल, लोथल का पता ही है। लोथल कहाँ पे है, घोघा नदी तट पे है। तो ध्यान रखिए, घोघा नदी तट पे क्या मिला है, एक है गोदी मिला है, गोदीवाड़ा बोलते हैं जिसे। गोदीवाड़ा किसे कहते हैं, जहां पे नावों का ठहरने का जो स्थान होता है उसे गोदीवाड़ा बोलते हैं। लोथल से मिला है। और लोथल से ही सबसे ज्यादा क्या होता था, मेसोपोटामिया से व्यापार लोग नाव की सहायता से जाते थे। एक ऐसी भी मुद्रा मिली है, एक ऐसी भी आयताकार मुद्रा मिली है, उस मुद्रा पे किसका चिन्ह है, नाव का चिन्ह है। इसलिए हम ये भी पता लगा सकते हैं, ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह किनसे परिचित थे, नाव से भी परिचित थे। जल मार्ग से होके व्यापार होता था, और जल मार्ग से आज भी सबसे सस्ता व्यापार होता है। देखो मेसोपोटामिया में अनेक नगर थे। देखो अनेक नगरों के नाम थे, जैसे किस, हमा, लक्स और निपुर, गावरा आदि में बड़ी संख्याओं में क्या मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता काल की क्या है, मुद्राएं मिली है। इसके आधार पर ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह मेसोपोटामिया से क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो मित्रों ध्यान रखिए, वापिस एक बार आपको दोहरा रहा हूं कि आप कॉपी और पेन अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और ये नोट्स बना लीजिए। ये आपके जीवन भर, आपके परिवार के और आपके साथियों के सभी के काम आएंगे। तो ये एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, ये मेसोपोटामिया में एनसीईआरटी कक्षा 12 है ना, इसका जो पहला लेसन है ना, इस पहले लेसन में भी ये चीजें दी गई है। इनके मन की और अस्थियां जो पहला लेसन है, उस पहले लेसन में ये हड़प्पा काल है, ये पूरा दिया गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, देखो हड़प्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास में दो कथन दिए गए हैं, उन कथनों पे विचार करना है और कौन से कथन सही है। देखो धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, एक में आकार में था। कालीबंगा में जो नगर प्राचीर के बाहर एक हल के द्वारा जोता गया खेत मिला है, जिसे हल की क्या है, लिके बनी हुई है। अब देखो वापिस पहला जो ऑप्शन है इसमें धोलावीरा के बारे में पूछा है, तो दूसरा जो ऑप्शन है किसके बारे में पूछा है, जो कालीबंगा के बारे में पूछा है। कालीबंगा के बारे में यह पूछा है कि जो नगर था उस नगर के बाहर क्या हल जोते हुए मिले हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं क्या। जो धोलावीरा के बारे में पूछा है, क्या नगर प्राचीर के चारों ओर क्या समांतर चतुर्भुज का आकार का था, जो नगर था, जो दीवार बनी हुई थी नगर के चारों ओर, क्या समांतर चतुर्भुज का था। तो ये ऐसा प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो केवल एक है, केवल दो है, एक और दो दोनों है, और न तो एक है और न ही दो है। तो मित्रों इसका आंसर दीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि प्रश्न नंबर 6 का आंसर कौन सा होगा। तो ये ध्यान दीजिए, पानी पी लेते हैं।
तो नोटबुक लेके बैठ जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि प्रश्न नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलते हम, तो इसका मित्रों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। केवल क्या सही है? 2 ही सही है। केवल क्या सही है? 2 ही सही है। अब पहला कारण देखो क्यों सही नहीं है कि धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में था। ये गलत है, समानांतर चतुर्भुज में नहीं था, क्योंकि जो धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। एक तो था पश्चिमी था, एक मध्य नगर था, और एक आता है जो निचला नगर आता है, निचला नगर, जिसे हम बोलते हैं पूर्वी भाग। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी एक इस धोलावीरा की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो नगर था वह 3 भागों में विभाजित था, और सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य जो अलग स्थल है वो केवल मात्र कितने भाग में? 2 भागों में। एक तो पश्चिमी भाग जिसे हम दुर्ग बोलते हैं, राजाशाही शासन करते थे, और दूसरा है जिसे आम जनताएं निवास करती थी। और ये जो प्राचीर थी, उसकी नगर की जो प्राचीर थी, क्या वह आयताकार चतुर्भुज के समान थी, समानांतर चतुर्भुज के? नो, नहीं थी। जिस प्रकार नगर बना हुआ था उसी प्रकार उसे भी गोलाकार के रूप में, कोई भी उसकी क्या कोई दिशाएं नहीं थी, इसलिए क्या हो गया? ये गलत हो गया। कालीबंगा में नगर प्राचीर, जो नगर बना हुआ था उस नगर के प्राचीर के बाहर एक क्या मिला है? एक ऐसा खेत मिला है। इस खेत को हल की लिकारें मिली है, ऐसी लिकारें मिली है इस प्रकार से, आडी और तिरछी, इस तरह से ऐसी विशेषताएं इसमें मिली है। इसीलिए तो कालीबंगा ये एक बड़ी विशेषता है कालीबंगा की। जूते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा काल में कहां से मिले हैं? तो राजस्थान वाले इंपॉर्टेंट है, सभी छात्र इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य और हल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा आजादी के बाद में, भारत में आजादी के बाद में खोजा गया जो पहला स्थल है भारत का, वह कौन सा है? कालीबंगा है। और कालीबंगा की खुदाई कब हुई थी? 1952-53 में मानी जाती है। कब है? 1952-53 में अमलानंदन घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंदन घोष के द्वारा है। कालीबंगा वर्तमान में कहां पड़ता है भाई? हनुमानगढ़ में। कहां पे पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? और कौन सी नदी के तट पे है? घगर नदी के तट पे। कौन सी नदी पे? घगर नदी के तट पे। तो देखिए इसकी विश्लेषण देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल 2 ही होगा ना, कालीबंगा वाला। अब देखो धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में ये धोलावीरा हड़प्पा स्थल है, ये खोजा गया है। सर्वप्रथम इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? जगतपति जोशी के द्वारा की गई है। ये भी ध्यान रखना, कई बार ऐसे प्रश्न फैक्ट वाले पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि धोलावीरा की खोज किसके द्वारा की गई है? तो जगतपति जोशी के द्वारा की गई है। तो धोलावीरा व्यापक उत्खनन जो हुआ था वह 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बिष्ट के द्वारा। तो देखो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि खोज किसके द्वारा? तो जगतपति जोशी के द्वारा की गई है। कब की गई? 1967-68 में। ये प्रश्न नहीं आए यदि खोज के बारे में ऐसा आ जाए, आरसी बिष्ट आ जाए, रविंद्र सिंह बिष्ट आ जाए, तो ये रविंद्र सिंह बिष्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो हड़प्पा कालीन अन्य नगर 2 भागों में विभाजित है, ये विशेषता मैंने बता दी। इसके बारे में हमने जो पहला प्रश्न आया था इससे पीछे का, उनमें भी चर्चा कर ली है ना। तो ये जो भाग है, एक तो किलाबंदी था, एक मध्य नगर था, एक निचला नगर, 3 भागों में विभाजित है। तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है धोलावीरा की, कि ये 3 भागों में विभाजित है। तो धोलावीरा में 2 भाग आयताकार दुर्ग की बंदी है। आयताकार क्या है? दुर्ग की बंदी है। यह प्राचीरों के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित है, मतलब आयताकार दुर्ग बना हुआ है। अब प्रश्न इस ऐसा पूछा गया था कि जो प्राचीर है, जो चारों ओर जो दीवार है वह आयताकार थी क्या? ये समानांतर चतुर्भुज के समान थी क्या? नहीं थी। केवल जो दुर्ग था वह क्या था? आयताकार बना हुआ था। इसके चारों ओर जो प्राचीर बनी हुई थी वो आयताकार नहीं थी।
देखो यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, जैसे दुर्भेश प्राचीर तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन मैंने पूछा ना, जलाशय, कुंड, डिगियां बनाते थे लोग जल को प्रबंधन करने के लिए। बड़ी बड़ी डिगियां या जल प्रबंधन की व्यवस्था उत्तम व्यवस्था मानी जाती है। धोलावीरा की सबसे इंपोर्टेंट व्यवस्था है जल प्रबंधन की व्यवस्था। कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का? वह धोलावीरा है। धोलावीरा से सिंधु लिपि के सफेद खड़िया मिट्टी से बना एक क्या मिला है भाई? 10 बड़े अक्षरों में एक अक्षरों में लिखा हुआ पत्थर मिला है, जिसे हम साइन बोर्ड बोलते हैं। किसे बोलते हैं? साइन बोर्ड। ये विश्व में पहला प्रमाण है, इसलिए तो ये साइन बोर्ड पूरे विश्व में एक प्रमाण के रूप में बन गया कि विश्व में प्रथम सूचना पट आई। क्या है? प्रथम सूचना पट। हम कह सकते हैं इसकी विशेषताओं में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भाषा से या लिपि से परिचित थे, बिल्कुल थे, तो लिखते भी थे। क्यों? लिखे हुए जो चित्र मिले हमें, यह माना जा सकता है कि उनकी जो लिपि थी वह चित्रात्मक थी। अपने भावों को जो व्यक्त करते थे ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के, कि चित्रों की सहायता से अपने भावों को ये व्यक्त करते थे। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा है वह मानी जाती है, वह लिपि है, भाव चित्रात्मक मानी जाती है, भाव चित्रात्मक। तो इसकी जो लिपि है वो लिखने की जो आकृति है वो इस प्रकार लिखते थे, इस प्रकार। देखो पहले से दाएं से बाएं ओर और बाएं से दाएं ओर, फिर दाएं से बाएं ओर, इस प्रकार। एक लाइन को इस प्रकार लिख दिया और दूसरी लाइन को इस प्रकार लिख दिया। इस लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेस्ट्रोफेदन लिपि कहते हैं। कौन सी लिपि कहते हैं? वेस्ट्रोफेदन। ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये भी ध्यान रखिए कि वेस्ट्रोफेदन लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखते थे इस प्रकार से। आजकल तो हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे हम बाएं से दाएं लिखते हैं, है ना। जैसे ही स्टार्ट किया लिखना और लाइन समाप्त हुई तो वापस किस दिशा में आ गए? वापस हम बाएं दिशा में आ गए। तो पहले ऐसा नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखते थे, एक लाइन समाप्त हुई उसके नीचे से वापस उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इस लिपि को क्या कहते हैं? वेस्ट्रोफेदन लिपि कहते हैं मित्रों। तो ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कालीबंगा, काली चूड़ियां और कालीबंगा इस राजस्थान की सभ्यता में महत्वपूर्ण जो स्थल है वह है कालीबंगा। कौन सा स्थल है मित्रों? कालीबंगा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीन स्थल है वह है कालीबंगा। कौन सा है मित्रों? कालीबंगा। कालीबंगा की सर्वप्रथम जो खोज 52-53 में हुई थी। ये फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार पूछा गया, सेकंड ग्रेड में और पटवारी ग्राम सेवक में तो मतलब बहुत बार पूछा गया। अवस्थित हनुमानगढ़ जिला है, राजस्थान की घग्गर नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है? घग्गर नदी के तट। यह भी ध्यान रखिए। उत्खनन करता कौन है? अमलानंदन घोष। इसके बारे में हमने चर्चा भी कर ली थी और बता भी दिया था कि जो कालीबंगा है इसका उत्खनन किसके द्वारा? अमलानंदन घोष के द्वारा। इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्थल है, किसी भी स्थल की सामाजिक विशेषताएं या भाषाओं संबंधित होती है या पशु पक्षियों से संबंधित होती है या कृषि से संबंधित होती है या आवास से संबंधित जो विशेषताएं होती है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होती है। इसे ही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो कालीबंगा जिसका अर्थ होती है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां होती है। गढ़ युक्त निचला शहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसमें 5 स्टार लगा लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि अन्य जो जितने भी स्थल थे, चाहे वह सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से भी स्थल हो, सारे के सारे स्थल कितने भाग में विभाजित थे? 2 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित थे। जबकि ये कालीबंगा था, ये भी 2 भाग में विभाजित था। एक था पश्चिमी और एक था पूर्वी। जो पश्चिमी भाग था तो वहां पे राजा निवास करते थे। राजा निवास करते थे, इसका मतलब राजा क्या बनाते थे? दुर्ग बनाते थे, दुर्ग में रहते थे। जबकि कालीबंगा की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि पश्चिमी भाग था तो वह भी दुर्गीकृत था और पूर्वी भाग था जहां पे जिसे निचला नगर बोलते हैं, वो निचला नगर भी क्या था भाई? दुर्ग से घिरा हुआ था। क्या बना हुआ था? दुर्ग बना हुआ था। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है
कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा के जो दोनों भाग है, चाहे वह पूर्वी भाग हो चाहे वह पश्चिमी भाग हो मित्रों, वह दोनों भाग दुर्गों से एकीकृत या घिरे हुए थे, तो दोनों ही भाग में दुर्ग बने हुए थे, इसलिए तो गढ़ युक्त निचला शहर माना जाता है। जो निचला शहर था, जिसे पूर्वी भाग बोलते हैं निचले शहर को, वह भी क्या था, उसमें एक गढ़ बना हुआ था। लकड़ी की अपोहा प्रणालियां, ये भी गृह पद्धति आती है इसकी, ये भी इंपॉर्टेंट हम आगे पढ़ेंगे मित्रों, कि जो जल निकासी के प्रबंधन की जो व्यवस्था थी, जल प्रबंधन मतलब जल को इकट्ठा करने के लिए जो व्यवस्था थी, वो तो धोलावीरा से मिली है। जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था मानी जाती है। मूंज जोदड़ों से जो आवास थे, आवास के बाहर ऐसे नालियां बनी हुई थी, है ना, मकानों के, इस प्रकार से। और मकान से जो बाहर निकलने के लिए नहाने धोना का जो पानी निकलता था, वह डायरेक्ट नाले के द्वारा आता था। और जो नालियां इस प्रकार से बनी हुई थी, ये देखो, इस प्रकार से नालियां बनी हुई थी। जो आवास थे, जो आवाज से बाहर एक इस तरह से नालियां होती थी, और नालों से बाहर एक बड़े नाले में क्या वह गंदा पानी आता था। ये भी उत्तम व्यवस्था कहां से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। गढ़ पद्धति मतलब जो नालियां होती थी, एक समकोण रूप में काटती थी, इस रूप में समकोण रूप में काटती थी, रूप में, ये भी ध्यान में रखना है। जबकि देखो ये है कालीबंगा, कालीबंगा में नालियां भी मिली है, आवास के अवशेष भी मिले हैं, और जो दोनों भाग थे, एक पश्चिमी था एक पूर्वी भाग था, दोनों ही भाग में दुर्ग मिले हैं। और जो नालियां किसकी बनी हुई थी, लकड़ी की अपोहा प्रणाली मिली है। जो नालियां मिली थी, लकड़ी की नालियां मिली है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लकड़ी लकड़ी की नालियां के जो साक्ष्य है, वह कहां से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल से मिले हैं। ये बहुत बार। अब तांबे का बेल मिला है, क्या मिला है मित्रों, देखो एक तांबे का बेल मिला है, क्या मिला है, बेल मिला है। और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो यह भी पुरातात्विकवेताओं ने, खोजवेताओं ने बताया कि इन सभ्यताओं का जो अस्तित्व है, ये जो नष्ट हुई थी, ये कुछ भूकंप के कारण हो गई थी। इसमें ऐसा प्रमाण जो मिला है कि भूकंप के साक्ष्य मिले, क्या मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले है। लकड़ी की हल मिली है, क्या मिली है, लकड़ी के हल मिले है। ऊंट की हड्डियां मिली है, साथ अग्नि वेदिकाएं मिली है, साथ में ऊंट की अस्थियां मिली है, हल के निशान वाली भूमि मिली है। यही तो प्रश्न पूछा था कि जो आवासीय दुर्ग था, क्या उसके नीचे प्राचीर के बाहर क्या एक ऐसा खेत का प्रमाण मिला है, बिल्कुल मिला है। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम स्थल जो उत्खनन किया गया था, वह कौन सा था, कालीबंगा था। इसकी इंपोर्टेंट यह भी एक सबसे बड़ी विशेषता है। देखो कितनी विशेषताएं हैं। गढ़ युक्त निचला शहर, जो निचला शहर था वह भी किसे गिरा हुआ था, इसमें भी गढ़ बना हुआ था। जो अपोहा प्रणाली थी, वह किसकी बनी हुई थी, लकड़ी की नालियां थी। इसके अलावा एक तांबे का बेल मिल है। बेल क्यों यूज में लेते थे, आपको पता है कि प्राचीन काल में जो कृषि होती थी, हल जोतते थे, वह हल किसके माध्यम से बोते थे, मतलब बेलों की सहायता से। इसके बाद में जो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, वह भी कालीबंगा से मिले हैं। इसके बाद में जो लकड़ी के हल ऐसे मिले हैं, तो हल मिले हैं, बेल भी मिले हैं, तो हल भी दे कृषि भी करते थे। और अग्नि वेदिकाएं मिली है, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। और ऊंट की क्या मिली है, कुछ अस्थियां भी मिली है। ये लोग ऊंट से भी परिचित थे, नाम आ रहा है ना, सभी अलग अलग नोट्स बना लो कि इस सभ्यता के लोग किन किन पशुओं से परिचित नहीं थे। अभी तक कहीं गाय का नाम नहीं आया ना, अभी तक कहीं घोड़े का नाम नहीं आया ना, हाँ आएगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखना कि बैल का तो नाम आ गया है, न ही घोड़े का नाम आएगा और न ही किसका नाम आएगा, गाय का नाम आएगा। किंतु एक अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं कि जो गुजरात है, गुजरात के सुरकोटड़ा से एक घोड़े के कुछ अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं, माना जा सकता है। किंतु उसको प्रमाण के रूप में नहीं माना है, इसलिए नहीं माना है क्योंकि कहीं घोड़े का उल्लेख उसकी मरण मूर्तियों में या कई
जो मुद्राएं मिली है उन मुद्राओं पे कहीं भी घोड़े का उल्लेख नहीं मिला है, नहीं गाय का मिला है। इसलिए पुरातात्विक वेताओं ने, इतिहासकारों ने यह माना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे गाय से और घोड़े से परिचित नहीं थे। देखो हल के निशान मिले हैं। तो जो ध्रुव था उसके बाहर में एक क्या मिला है, एक खेत मिला है और खेत बोया हुआ मिला है। किस प्रकार मिला है, खेत बोया हुआ मिला है, एक आडी और तिरछी रेखा, आडी और तिरछी रेखा। इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो किसान लोग थे वह दोहरी फसल बोते थे, एक साथ में दो दो फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं। और दोहरी फसलों में से एक तो सरसों का नाम उल्लेखनीय है और एक आता चना, सरसों और चना का नाम भी उल्लेखनीय है, ये भी ध्यान रखिए। अब ये देखो एक बेल भी, ये जिसे हम वर्षभ बोलते हैं, पक्की मिट्टी से बना वर्षभ है। एक तो ये वर्षभ मिला है कालीबंगा से मित्रों, और एक ये मिट्टी से बना वर्षभ मिला है अब बनवाली से। कहां से, अब बनवाली से मिला है। बनवाली कहां पे पड़ता है मित्रों, हरियाणा में पड़ता है वर्तमान में, है ना, हरियाणा में। ये भी ध्यान में रखना ना। पक्की मिट्टी से बना जो वर्षभ है, बेल की आकृति कहां से मिली है, एक तो नावली से, एक बनवाले से, एक दूसरी मिली है कालीबंगा से। और कालीबंगा की एक और मुख्य इंपॉर्टेंट विशेषता इसमें नोट नहीं की गई है, तो आप वो भी नोट कर लें। देखो ऊंट के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियां भी मिली है, साथ में भूकंप के साक्ष्य भी मिल गए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट ये इसकी विशेषता है कि शल्य चिकित्सा, कौन सी चिकित्सा भाई, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। शल्य चिकित्सा साक्ष्य मिले। शल्य चिकित्सा होती क्या है, शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को माना जाता है। तो यहाँ के लोग ऑपरेशन करना भी जानते थे। ये माना जा सकता है कि प्रमाण है नहीं, फिर भी हम कह सकते हैं, अनुमान लगाया है कि कुछ खुदाई के समय एक बच्चे की खोपड़ी मिली है वहां पे। ये खोपड़ी देखो इसमें बनी हुई है, नर कंकाल देखो, इस नर कंकाल में एक बच्चे की खोपड़ी है। इस खोपड़ी में 7 छेद मिले हैं। कितने छिद्र मिले हैं, 6 छिद्र मिले हैं, सॉरी 6 छिद्र, 7 नहीं है, 6 छिद्र मिले हैं। जिसे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग ऑपरेशन करना भी जानते थे, यहाँ के लोग डॉक्टर भी थे। क्या थे भाई, डॉक्टर भी थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भी एक सबसे बड़ी कालीबंगा की विशेषता है। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से मिले मित्रों, कालीबंगा से विशेषकर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, छोटे छोटे प्रश्न है और आप लगातार कमेंट बॉक्स में आंसर इनके देते जाइए, कोई प्रश्न छूट ना जाए और अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए, ताकि आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रश्न हमने कर भी लिया है, फिर भी ये प्रश्न एक बार प्रश्न के रूप में आ गया है, पहले प्रश्न के रूप में नहीं था, अब ये प्रश्न के रूप में एक बन के तैयार हो गया है आपका, कि ऐसे भी प्रश्न छपते हैं एग्जाम में, बहुत बार छपते हैं मित्रों। तो ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका एक अभिलेख मिला है, क्या मिला है, नाम पट्टिका का अभिलेख। कितनी बार उल्लेख कर दिया मैंने, अभी तक 3-4 बार उल्लेख कर दिया, इस क्लास में भी, इसी क्लास में। तो नाम पट्टिका का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है, राखीगढ़ी, आमरी में, कालीबंगा और धौलावीरा। राखीगढ़ी कहां पे पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, आमरी पाकिस्तान में पड़ता है, और ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है, ये धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, केरल में लूनी नदी के एक तट पे है। यह माना जाता है, इसकी सबसे बड़ी एक विशेषता है मैंने बताई थी कि जो श्याम पट है, वो श्याम पट जिसमें कितने चित्र अंकित थे, 10 चित्र अंकित थे। चित्रात्मक शैली, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मित्रों ये लोग चित्र की सहायता से एक दूसरे को समझाते थे। आज हम क्या करते हैं, लिखते हैं, केवल क्या करते हैं मित्रों, केवल मात्र लिखते हैं। और हमें इसमें क्या मिला, एक नाम पट्टिका मिली है, एक पट्टी मिली है जिसके ऊपर बहुत सारे चित्र अंकित है, 10 चित्र अंकित है। वह अभिलेख कहां से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 7 का आंसर दीजिए, कौन सा सही
ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर 4 होगा, धोलावीरा। तो धोलावीरा की एक ये भी विशेषताएं हैं। बाकी जो जितने भी नगर थे वह 2 भाग में विभाजित थे, जबकि जो धोलावीरा है कितने भाग में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। एक तो किला गड्डी था, दूसरा मध्य भाग था और तीसरा था निचला भाग था। ये भी सबसे बड़ी एक इसकी विशेषताएं हैं। और इसके अलावा जो जितने भी नगर थे 2 भागों में विभाजित थे और 2 भागों में से जो दुर्ग बना हुआ था और दुर्ग बना हुआ था, जो दुर्ग जो भवन था, दुर्ग वाला जो भाग था, वह सभी भी स्थलों में प्राचीर से घिरा हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। जबकि इस प्रश्न से पहले हम प्रश्न नंबर 6 में पढ़ा था कि जो कालीबंगा था, कालीबंगा भी 2 भागों में विभाजित था, जबकि जो निचला भी भाग है या दुर्ग वाला भाग है वो दोनों क्या थे भाई? दुर्ग बने हुए थे दोनों में भी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा। जो नाम पट्टिका मिली है, ये प्रथम विश्व में ऐसा प्रमाण मिला है, प्रथम प्रमाण मिला सूचना पट का धोलावीरा से। अब ये देखिए, अब देखो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में सर्वप्रथम 1967-68 में जगतपति जोशी के द्वारा खोजा गया है। देखो उत्खनन वापिस इसका विष्ट के द्वारा किया गया था। और राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। और इसकी जो खोज की थी 1963 में किसके द्वारा? हरमंद्रनाथ के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात शहर कहा जाता है या माना जाता है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात शहर किसको माना जाता है? राखी गढ़ी को माना जाता है, न कि मोहनजोदड़ो को माना जाता है। तो मित्रों ये भी ध्यान रखिए कि जो सबसे बड़ा ज्ञात जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह भारत के हिसार जिले में पड़ता है और सबसे बड़ा स्थल है। जैसे शहरों में भी देखो मोहनजोदड़ो, इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा और प्राचीन माना जाता है। ये क्या है? मोहनजोदड़ो से बड़ा भी है और प्राचीन भी है। तो ये भी ध्यान रखिए। अब देखो कालीबंगा, कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ था 52-53 में, अवस्थित हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान की गगर नदी के तट पे है। उत्खनन अमलानंदन घोष के द्वारा। हमारी पाकिस्तान के दादू जिले में सिंध प्रांत में स्थित एक प्राचीन स्थल होता है, जहां पर नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा 1929 में इसको सर्वप्रथम इस स्थान को खोजा गया था। मतलब है एनजी मजूमदार का फुल फॉर्म होती है नानी गोपाल मजूमदार। टेक्निकल टीम जरा ध्यान दीजिए, पानी की बोतल खाली हो गई है, जल्दी से इसको पानी से भर के लाए। देखो यह ऑप्शन उसका राइट आंसर था जो धोलावीरा था। कौन सा था? धोलावीरा था। देखो अगला प्रश्न, कितना शानदार प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आजकल के जो प्रश्न है, आजकल का जो एग्जाम का ट्रेंड है वो इस प्रकार के प्रश्नों का भी है। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहे हैं कि देखो सूची 1 को सूची 2 के साथ में हमें क्या करना है मित्रों? सुमेलित करना है और सूचियों में नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर भी क्या करना है? दीजिए। सूची 1 में हड़प्पा की कुछ बस्तियां दी गई है और सूची 2 में हमें क्या दिया गया है? नदियां दी गई है। तो कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, ये हमें क्या करना है? इस राइट आंसर कौन सा होगा ये पहचान करना है। देखो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? रोपड़ किस नदी के किनारे था? कालीबंगा किस नदी के किनारे था? और हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे था? मित्रों ये देखो राइट आंसर है। 1 नंबर में दे रखा है ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ए में 1, बी में 3, सी में 2, डी में 4। तीसरा दे रखा है ए में 4, बी में 2, सी में 3 और डी में 1। और चौथा दे रखा है ए में 3, बी में 2, सी में 4 और डी में 1। तो मित्रों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर नोट करके भेजिए और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न वाले बहुत आते हैं
और कौन सा स्थल किस नदी के किनारे, सिंगल भी आ सकता है और मिलान करने वाला। आजकल जो ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं इनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो मोहनजोदड़ो कहाँ पे पड़ता है वर्तमान में, पाकिस्तान में। तो कौन सी नदी के किनारे है मित्रों, मोहनजोदड़ो है, जो देखो सिंधु नदी के तट पे है। कौन सा है, सिंधु नदी के ही तट पे है मोहनजोदड़ो, ये भी ध्यान रखिए। देखो रोपड़, रोपड़ कहाँ पे पड़ता है मित्रों, ये भी ध्यान रखिए। रोपड़ है भारत में, पंजाब में। कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में। रोपड़ है जो पंजाब किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखिए। अगला जो स्थल है हमारा कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। हनुमानगढ़ में कौन सी नदी के किनारे है, घाघर नदी के किनारे है। इसका मतलब सी में कौन सा हो जाएगा, दो हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन कौन सा, हड़प्पा स्थल है। और हड़प्पा स्थल कहाँ पे है, रावी नदी के तट पे है। और ये भी कहाँ पे पड़ता है मित्रों, पाकिस्तान के मांटेगोमरी जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, मांटेगोमरी जिले में पड़ता है। और रावी नदी के बाएं तट पे है। मांटेगोमरी जिला में साहिवाल शहर के अंदर ये हड़प्पा स्थल खोजा गया। 1921 में सर्वप्रथम इसकी खोज की गई हड़प्पा स्थल की। इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या दिया गया भाई, हड़प्पा सभ्यता दिया। तो देखिए मित्रों, देखो ए में एक हो गया, बी में तीन हो गया, और सी में दो हो गया, और डी में क्या हो गया, चार हो गया। तो देखिए एक में ए इसी में, इसका मतलब एक व दो में से होगा, ये पता चल गया। इसके बाद में दो में कौन सा है, दो में सी है, तो दो में इसमें बी है, और इसमें क्या तीन है। इसका मतलब है जो हमारा राइट आंसर भी हो गया वह कौन सा हो गया मित्रों, ध्यान रखिए, दो हो गया। कौन सा हो गया मित्रों, दो हो गया। दो नंबर, एक में एक, बी में तीन, और सी में और डी में चार हो गया। नोट कर लीजिए। अब देखिए अलग अलग स्थलों के बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं। देखो मोहनजोदड़ो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, तो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के दाएं तट पे है। खोज 1922 में हुई थी सर्वप्रथम। अब देखो बनर्जी के द्वारा। अब देखो अवस्थित सिंध का लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पे पाया जाता है। उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी के द्वारा, है ना। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, राखलदास बनर्जी के, मतलब आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया था। कालीबंगा, कालीबंगा 1952-53 में अवस्थित हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है, ये राजस्थान में है, घगर नदी के तट पे है। और इसका उत्खनन कब किया गया था, 1952-53 में अमला नंदन घोष के द्वारा। हड़प्पा स्थल है 1921 में। तो ये इस सभ्यता का पहला स्थल है जो खोजा गया था। अवस्थिति कहाँ पे है, साहिवाल मांटेगोमरी जिला है, पंजाब के रावी नदी के तट पे है। और उत्खनन करता है दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी के द्वारा ये स्थल खोजा गया। इसलिए इंपोर्टेंट रूप से जो स्थल का जो उत्खनन करता है वह दयाराम साहनी आता है। इसका सहयोगी और था, है ना, जो माधव स्वरूप वत्स का भी नाम आता है। देखो चौथा है रोपड़। रोपड़ को क्या बोलते हैं, रूपनगर भी बोलते हैं। इसका अन्य नाम भी ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखो वाई डी यज्ञदत्त शर्मा, वाई डी की फुल फॉर्म क्या होती है, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 में रोपड़ की खोज की गई थी। रोपड़ पंजाब के बांडा के समीप सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन में संस्कृतियों में 6 स्तरीय अनुक्रमण मिले हैं। देखो हड़प्पा, चित्र दूसर मर्दमांड, उत्तरी कालीसी पोलिसी वाले मर्दमांड होते हैं, कुषाण, गुप्त और मध्यकालीन के अवशेष भी इस रोपड़ सभ्यता में खुदाई के समय यहाँ के अवशेष मिले। 6 स्तरीय, 6 स्तर के, 6 काल के, 6 समय के अवशेष कहां से मिले हैं, रोपड़ से मिले। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। अब देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। नंबर 1, 3 हमें फैक्ट दे रखे हैं। एक, हड़प्पा के जो निवासी थे कपास उगाते थे, उसका उपयोग भी करते थे। हड़प्पा के जो निवासी है तांबा व कांस्य से कोई ज्ञात नहीं था। मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी हुई। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है।
और सिंधु घाटी सभ्यताओं की जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पर्सन है ये। अब देखो ये विशेषताएं होती है सिंधु घाटी सभ्यता की। क्या ये लोग कपास से परिचित थे क्या? कपास उगाते थे क्या? ये उनको उपयोग में लेते थे क्या? उगाते तो उपयोग में भी लेते होंगे। जानकारी यदि है तो इसका मतलब उपयोग में भी लेते थे। हड़प्पा के निवासी तांबे और कांसे का कोई ज्ञान नहीं था। मानक हड़प्पा मुद्रा किसकी बनी हुई थी? मिट्टी की बनी हुई। तो मित्रों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका कौन सा आंसर होगा। केवल एक सही है, केवल एक तथा दो सही है, केवल दो व तीन सही है, एक दो तीन तीनों ही सही है। तो मित्रों इसका राइट आंसर दीजिए। तो देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं आईएएस में आते हैं, इस प्रकार के ऑथेंटिक जो प्रश्न होते हैं, ये भी दिया हुआ है, एकदम स्पष्ट दिया गया है ऐसे प्रश्न। जो एनसीईआरटी की बुक है ना कक्षा 12 की, इसमें पहला जो लेसन है, उस पहले लेसन में हड़प्पा सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा केवल केवल मात्र केवल होगा एक। कौन सा होगा? केवल एक ही होगा। इसका राइट आंसर एक नंबर ही होगा और केवल एक ही होगा। अब देखो कारण भी जान लेते हैं, ये दो ऑप्शन से क्यों नहीं है कि हड़प्पा निवासी को तांबे व कांसे का कोई ज्ञान नहीं था। अरे तांबा सर्व मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो धातु थी सर्वप्रथम यूज में ले गई, वह कौन से थे? तांबा ही थे। कौन सी थी? तांबा थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वह तांबे कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए यहाँ के निवासी तांबा से भी परिचित थे। तांबा से, धातु से, तांबा धातु थी, और कांस्य हो गई है, सोना हो गया, चांदी हो गई, चांदी हो गई, इन सभी धातुओं से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? परिचित थे। किंतु ये ध्यान रखना है लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे ये लोग? लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे का सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है 1000 बीसी में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? 1000 बीसी में अतरंजी खेड़ा में मिलता है ना। अंतरंजी खेड़ा यूपी के अंदर मिलता है, यूपी उत्तर प्रदेश में। ये है 1000 बीसी का मतलब है उत्तर वैदिक काल में मिलता है। जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल के बाद में ऋग वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल में, वहां पे यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा स्थल है जहां पे ये प्रमाण मिलता है सबसे पहले लोहे के प्रमाण। इसीलिए कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। ये प्रश्न बहुत बार आ गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे या कौन से पशु से परिचित नहीं थे। पशु के बारे में मैंने बता दिया, गाय और घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि कहीं भी मुद्राओं में गाय और घोड़े का उल्लेख नहीं मिलता है। और ये भी हमने देख लिया कि लोहे का प्रमाण कहीं नहीं मिला है, केवल 1000 बीसी में अतरंजी खेड़ा में यूपी में मिलता है प्रथम बार जो प्रमाण। तो इसलिए ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। देखो मानक हड़प्पाई मुद्रा मिट्टी से बनी हुई थी, मिट्टी से नहीं बनी हुई थी। जो मानक जो हड़प्पाई मुद्रा थी वह सेल खड़ी की बनी थी। किसकी बनी हुई थी मित्रों? सेल खड़ी की बनी हुई थी। सेल खड़ी। अब सेल खड़ी एक चिकना पत्थर होता था, वह जल्दी घिस जाता था। उसको घिसाई करते समय वह जल्दी से उसको घिस करके उसके बाद में उसको मुलायम मतलब बारीक बना के पीस करके उस सेल खड़ी की क्या बनाई जाती थी? मुद्राएं बनाई जाती थी। और सबसे ज्यादा मुद्राएं सेल खड़ी की मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये प्रमाण भी क्या हो गया? मिट्टी की मुद्रा मिली तो है, किंतु मानक मुद्राएं मिट्टी की नहीं थी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर एक हो गया। अब देखो इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखो सिंधु निवासी आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सभ्यता, ठीक है ना। तो नगरीय सभ्यता के सर्वप्रथम जो प्रमाण है इंडिया में, भारत में, वह सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु निवासी को सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रारंभ किया। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किस खेती का प्रयोग किया था? कपास की खेती।
सर्वप्रथम इसके प्रमुख खाद्यान्न थे और गेहूं और जौ भी थे। देखो गेहूं से भी परिचित थे और जौ से भी परिचित थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाजरे से भी परिचित थे। किससे परिचित थे? बाजरे से। लोथल में खुदाई के समय बाजरे के भी अवशेष, बाजरे के भी दाने मिले हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लोग थे चने से परिचित थे। किन कौन से? मतलब खाद्यान्न में एक तो चना हो गया, देख लो, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, चना, एक गेहूं, एक जौ हो गया, इसके अलावा बाजरा हो गया, इसके अलावा सरसों हो गया, है ना। ये बहुत सारे ऐसे जो खाद्यान्न थे, इन खाद्यान्नों से ये लोग परिचित थे, ये ध्यान रखना। सैंधवकालीन लोग सोना, चांदी, तांबा और कांसा का भी क्या था? ज्ञान था, जबकि कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था भाई? लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु वासियों को, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कालीबंगा से प्राप्त तांबे का क्या है? एक वर्षभ के एक अद्वितीय उदाहरण मिलता है, वर्षभ मुद्रा मिलती है। सिंधु की जो अधिकांश जो मोहरें थी वह किसकी बनी हुई थी? सेल खड़ी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? सेल खड़ी। सेल खड़ी होती क्या है? तो मित्रों एक चिकना पत्थर था जो जल्दी से गिर जाता था और जल्दी से जो उसको पीसने पे, उसको फोड़ने पे वो टूट के अलग अलग हो जाता था, है ना। कठोर नहीं था, मुलायम पत्थर बोलते हैं जिसे, है ना। लोथल व देसलपुर से तांबे से बनी क्या है? मोहरें भी मिली है, इसलिए तांबे से बनी मोहरें कि यहाँ पे मोहरे भी। देसलपुर भी कहां पर पड़ता है मित्रों? ये देसलपुर भी गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये भी ध्यान में रख लीजिए मित्रों कि देसलपुर कहां पे पड़ता है? गुजरात में। अब देखो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल से प्राप्त मुद्राओं पर एक और सिंधु लिपि में युक्त मोहर की छाप है, दूसरी ओर भेजे जाने वाले माल का निशान अंकित है। अब देखो कुछ सभ्यताओं से ऐसी मुद्राएं मिली हैं जो मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, तो उस मुद्राओं के ऊपर क्या मिला है कि एक और तो सिंधु लिपि में युक्त एक मोहर लगी हुई है कि ये जो मोहर है वह कहाँ की है? सिंधु घाटी सभ्यता की है, इस देश की है, या इस नगर की है, या इस समय की है। और दूसरी ओर क्या है? माल के निशान, जो व्यापार होता था, व्यापार में यहाँ से जो वस्तुएं भेजी जाती थी उस वस्तुओं के बारे में उस मोहरों के ऊपर लिख दिया जाता था, मतलब माल का निशान होता था कि ये माल भेजा गया, इस माल के लिए ये कीमत है। तो इसी प्रकार से ये लोग परिचित थे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा है? सही है। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा है। तो मित्रों ध्यान रखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में 1, 2, 3 और 4 दे रखे। वहां के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था, इसका मतलब इसको अभी काट दो। ये क्या है कि जो मोहनजोदड़ो कौन सी सभ्यता के? सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित थे भाई? सोने से परिचित थे। कौन सी से परिचित थे? सोने से परिचित थे। गृह निर्माण तार से व ओकदार युक्त पॉलिसीदार पत्थरों से होता था। नंबर 2, स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों से बना हुआ था। नंबर 3, कुल्हाड़ियां, छेनी, छुरियां और मछली पकड़ने के कांटे, ये सब लोहे के बने हुए थे। अरे लोहा शब्द आ गया ना मित्रों, तो ध्यान रखिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अरे लोहे के प्रमाण कहाँ से मिले? अतरंजी खेड़ा यूपी से मिले 1000 बीसी में, इसीलिए देखो 1 नंबर भी गलत हो गया और 2 नंबर भी गलत हो गया। अब आप बता दो 2 में से कौन सा सही है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट कि इसका आंसर कौन सा होगा 2 और 3 में से। जल्दी आंसर दीजिए। देखो ऑप्शन नंबर 2 और 3, गृह निर्माण तरह से वह ओपदार युक्त पॉलिसी पत्थरों से होता था। नहीं, गलत। मित्रों जो गृहों का निर्माण होता था इसमें जो पत्थरों का जो उपयोग होता था, इसमें पॉलिसीदार पत्थर नहीं थे, केवल पॉलिसीदार पत्थर नहीं थे, इसलिए ये क्या हो गए भाई? ये भी गलत है। और जो स्नानागार मिला है
मोहनजोदड़ो से उसकी जो फर्श है वह किसकी बनी हुई थी, पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और फर्श में किसका लेप किया गया था, तारकोल का लेप किया गया था, ताकि फर्श में जो पानी होता है, स्नानागार में जो पानी रखा है वह सोख ना जाए। इसीलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया कि स्नानागार था। और आजकल का स्नानागार स्विमिंग पूल को हम बोलते हैं। इतने इतने बड़े स्विमिंग पूल आज भी देखो हमारे राजस्थान में बहुत है, इंडिया में ना स्विमिंग पूल नहाने जाते हैं ना। तो ये भी देखिए। अब देखो इसकी विशेषताएं, मोहनजोदड़ो की अदर विशेषता भी देख लीजिए। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, कब हुई थी, 1922 में। इसके द्वारा की गई थी। तो ये भी ध्यान में रखना है, जो इसका उत्खनन हुआ था राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी के द्वारा। ये सिंध में है और लरकाना जिले पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए, जो इसकी उपलब्धियां हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं। महान स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ भी बोलते हैं, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि कौन सी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से ग्रेट बाथ के अवशेष मिले हैं। तो ये मित्रों ध्यान रखिए, ग्रेट बाथ जो मिला है ये मिला है मोहनजोदड़ो से। जलाशय, तो जलाशय का फर्श जो पक्की ईंटों से बना था, जो ये स्नानागार था वो पक्की ईंटों से, फर्श तथा दीवार में जुड़ाई जिप्सम से की गई थी, जिसमें एक नाम का पत्थर होता था। ये बाहरी दीवार पर विटामिन्स का 1 इंच मोटा क्या प्लास्टर किया जाता था, ताकि पानी कहीं बाहर से न आ पाए, गंदा पानी ना आए। इसलिए स्नानागार को उतरने के लिए दक्षिण और उत्तर में क्या बनी हुई थी भाई, सीढ़ियां बनी हुई थी। देखो अन्नागार भी मिला है। और जहां पे अधिकतर जो मोहरे मिली है, उन मोहरों पे क्या मिला है भाई, एक सरंगी मुद्राएं सबसे ज्यादा कहाँ पे मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसे क्या कहते हैं भाई, यूनिकोरन सील भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आईएएस में बहुत बार पूछा गया है कि यूनिकोरन सील कहाँ से मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से मिली है। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ऐसे नाचती हुई ठुमका लगाती हुई क्या मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके साथ में हिरण मिला है, हाथी मिला है, बाघ मिला है, गेंडा और भैंसा मिला है। तो एक साथ में एक आदमी की मोहर है, जिसे पशुपति की मोहर माना जाता है, जिसे जोन मोर्सल ने क्या कहा गया भाई, ये एक आदेश शिव है। अरे ये भगवान शंकर जी है, ये भगवान शिव है ना, पूजता रियो थे दुनिया का मायने क्या भाई, जोन मोर्सल और भी आज चीज भी बहुत अच्छी चीज बताई है कि जगह सिंधु घाटी सभ्यता का लोग हाँ जगह अब भगवान न भी पूछता, जगह जगह प्रमाण मान्यो जावा है का एक मुद्रा के ऊपर एक योगी की मुद्रा है, भी योगी की मुद्रा में कहता है। देखो हिरण भी है, हाथी भी है, बाघ भी है, गेंडा भी है और भैंसा भी है। ये 5 कई पशु अंकित है। और भी ध्यान रखे हैं, हाथी और बाघ है जो मुद्रा है, मुद्रा की दाई ओर है, भैंसा और जो गेंडा है वे मुद्रा की बाई ओर है। अभी आप चित्र देख ले श्याम। देखो दाढ़ी वाले आदमी की सेल खड़ी स्टिलाइट की प्रतिमा मिली है, एक आदमी शो भी मिली अपन ने जगह का काय बनेडी है, दाढ़ी बनेडी है मित्रों, ध्यान भी रखा। तो पुराने समय का मायने मतलब जगह यदि सिंधु घाटी सभ्यता का होगा वह दाढ़ी भी होती है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नर्तकी की मूर्ति भी दिखाएंगे हम, एक जो पशुपति है उसकी भी प्रतिमा दिखाएंगे, और एक भैंसा मिला है। और भैंसा किसका मिला है, कांसे का। इसका मतलब है ये कौन सी धातु से परिचित है, कांसे की धातु से परिचित है, भैंसा से भी परिचित है। और भैंस का नाम तो कहीं उल्लेख मिलता नहीं है, हाथी का और बाघ का, गाय का उल्लेख नहीं मिलता है, गेंडे का और भैंसा है। देखो मोहनजोदड़ो के भवन भी पक्की ईंटों से बने हुए हैं। इसकी विशेषता है मोहनजोदड़ो के जो भवन थे पक्की ईंटों से। ये प्रमाण की विशेष जो स्नानागार है उसमें मिलता है कि जो फर्श थी वो किसकी थी, पक्के ईंटों से, तारकोल बिछा हुआ था। जो स्नानागार था उसका आकार क्या था मित्रों, 11.88 मीटर इंटू 7.01
और इंटू कितना था 2.43 मीटर। ये स्नानागार का आकार था। इतना गहरा क्या बना हुआ था, एक स्विमिंग पूल बना हुआ था जो राजा और रानियों को नहाने के लिए बनाया गया था, जहाँ पे शासक वर्ग रहता था। उस शासक वर्ग, उस ध्रुव के बीच में एक क्या बना हुआ था, जो ध्रुव था पश्चिमी टीला था, उसमें ध्रुव बना हुआ था। उस ध्रुव के बीचों बीच आंगन में एक क्या बना हुआ था, स्नानागार बना हुआ। अब देखिए, ये देखिए, देखिए, जो ये पहली मुद्रा है, ये पशुपति की मुद्रा है। किसकी है मित्रों? पशुपति। एक आया था ना पशुपति, जिसे बोलते हैं आदि शिव भी कहा गया था। किसने कहा गया था? शिव, शंकर भगवान की प्रतिमा है। जॉन मोर्सल ने कहा था। जॉन मोर्सल ने इसे क्या कहा गया था भाई? आधे शिव कहा गया था। अरे भगवान शंकर है ये, प्राचीन काल में। अब देखो, ये एक योगी बैठा है एक मुद्रा पे, चौकोर मुद्रा है। इस योगी के जो दाएं ओर है, इसमें देखो एक हाथी है और एक क्या है, बाघ बना हुआ है। उसके बाएं ओर देखो एक भैंसा है और क्या एक है, गेंडा है। क्या है? गेंडा है। और इसके पैरों में दो चिन्ह है। ये दो क्या है? हिरण है। क्या है मित्रों? हिरण है। तो ये प्रमाण भी, यह अवशेष भी सिंधु घाटी सभ्यता के मोहन जोदड़ो के स्थल से ऐसे प्रमाण, ऐसी मुद्राएं भी मिली है। इसलिए ये कहा जाता है या तो कोई राजा होगा, या जोन मोर्सल के अनुसार थे ये आदेश युग मनाया गया है, ये आदेश युग था। ये कहा जा सकता है, ये भी हम मान भी सकते हैं कि राजा था, राजा की सुरक्षा के लिए इतने इतने क्या कि हिरण भी थे पास में है। मतलब कोई अच्छा प्रोग्राम होता था तो प्रोग्राम को दिखाने के लिए। किंतु गेंडा और हाथी, बेल, ये सारे इसी, इसके कारण ये माना जा सकता है, दोनों मोर्सल ने कहा कि आदेशी और भगवान शिव की प्रतिमा। देखो, ये है नर्तकी की मूर्ति, ये एक महिला है। इस महिला की प्रतिमा ये ऐसे मिले है। ये प्रतिमा मुद्राओं के ऊपर मिली है, ऐसे नाचते हुए, ठुमका लगाती हुई, नाचती हुई। ये क्या है भाई? एक प्रतिमा है। इसलिए ये लोग क्या करते थे भाई? नाचते गाने संगीत से भी परिचित थे। हो सकता है कि अनुमान लगाया जा सकता है, ये हम ये नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे भाई, नाचना गाना जानते थे। ये हमें फिक्स कोई प्रमाण नहीं मिला है। किंतु इस नाचने वाली जो मुद्राएं होती, ये महिला है। इस महिला के अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो लोग थे वास्तव में गाना बजाना या नाचना या डांस करना सारी चीजें ये जानते थे। अब देखो, ये भैंसा देखो, ये क्या है, एक ये कांसे का भैंसा भी बना हुआ था। इसलिए हम ये पता लगा सकते हैं ये लोग भैंसे से भी क्या थे, परिचित थे। अब ये सबसे ज्यादा मुद्राएं मिली है एक श्रृंगी पशु की, जिसमें एक सींग होता था। ये सबसे ज्यादा मुद्राएं एक श्रृंगी पशु की मिली है हड़प्पा सभ्यता में। सबसे ज्यादा मुद्राओं पे कौन सा पशु अंकित है? तो एक श्रृंगी बेल जिसे बोलते हैं। इसके अलावा इसकी मोहनजोदड़ो की और सबसे बड़ी एक विशेषता है विशाल स्नानागार। कौन सी विशेषता है? विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार की जो आकार है मैंने आपको बता दिया है। और जो और उत्तर है और दक्षिण में क्या बनी हुई थी, सीढ़ियां भी बनी हुई थी। यह है मोहनजोदड़ो। यह है क्या है? मोहनजोदड़ो की विशेषता। देखिए, तो देखिए मित्रों, आज की जो क्लास में थे हमने 10 क्वेश्चन देख ली, 10 क्वेश्चनों की व्याख्या भी देख ली। और हम आशा करते हैं कि आपने इन सभी प्रश्नों को नोट कर लिया है, हमारी व्याख्या को भी नोट कर लिया है। और हम ये आशा करते हैं कि यदि आपने इन प्रश्नों को नोट कर लिया है तो ये हम वादा कर सकते हैं कि इनसे बाहर कोई भी पर्सन किसी भी एग्जाम में, चाहे आप छोटा एग्जाम दे लेना, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम, आईएएस से संबंधित एग्जाम दे लेना, इनसे बाहर कोई भी पर्सन नहीं आएगा। हम विशेषताओं से संबंधित आगे हम और इनका जो पार्ट है, 2 भाग है और भाग 3 भी लेके आएंगे। इसके बाद में हम इन सिंधु घाटी सभ्यताओं को इस तरह से इन प्रश्नोत्तरी को समापन करेंगे। यदि ये मित्रों आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, जरूर साझा कीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट इस
इस तरह की वीडियो से या इतिहास से वंचित ना रहे। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।